देखो, अगर कोई भी कल हो कर करके किसी ने बोला मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखो, तो हम लोग CmR² लिखेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया CmR² लिखेंगे, जहां पे C जो होगा, जैसे रिंग है तो रिंग के लिए क्या होगा, C की वैल्यू, यार बंद कर दे ठंडा लग रहा है। C की वैल्यू कितना होगा 1। तो क्या बोलेंगे ऐसे को, या तो रिंग बोलेंगे या तो क्या बोलेंगे, इसको बोलो हॉलो सिलेंडर, CYLINDER। अच्छा, इसी तरह से अगर C की वैल्यू 1/2 हो गया तो क्या बोलेंगे हम लोग इसको, डिश, एंड क्या बोलेंगे इसको, सॉलिड सिलेंडर। इसी तरह से अगर C की वैल्यू 2/3 हो गई तो क्या बोलोगे इसको, हॉलो। बात को समझो बच्चा, ये सब का हमने प्रूफ बता रखा। C की वैल्यू 2/5 हो गया तो क्या बोलोगे इसको, सॉलिड स्फीयर। यहां तक लिखो पहले, फिर डिस्कस करते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट के अंदर में, अगर अब हम लोग क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पहले सबको याद करते थे ना, अब हमें क्या लिखना है, एक कॉमन लिखना है जिसका नाम है CmR²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी लिखा जाए कहीं पे भी, तो अब क्या लिखोगे, CmR²। और C के जगह पे अगर रिंग दिया है तो रिंग की वैल्यू पुट करोगे 1, अगर डिस्क दिया है तो 1/2, हॉलो स्फीयर दिया हुआ है तो 2/3, अगर सॉलिड स्फीयर दिया हुआ है तो 2/5। ये सारे पुट करोगे, ठीक है ना। आ गया, चलिए आइए अब देखिए, मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं, यहां से समझिएगा पहले। जैसे कि एक हमारे पास में हो सकता है ये रिंग हो सकता है ये स्फीयर हो सकता है कुछ भी हो। ये समझ में आया कि नहीं आया, ये हमारे पास में रखा हुआ है, ठीक है ना। और ये जो है हमारे जो है V0 वेलोसिटी से ये मूव कर रहा है। कितने वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये t=0 का कहानी है। ये V0 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये t=0 की कहानी है। लेकिन सोचो, कुछ देर अभी मूव कर रहा है तो केवल और केवल ट्रांसलेशनल मोशन से मूव कर रहा होगा, मान लेते हैं। लेकिन कुछ देर के बाद में ये मान लो स्फीयर के पास में या रिंग के पास में एबिलिटी है कि ये रोटेट भी कर सकता है। अरे है कि नहीं है। तो सोचो, कुछ देर के बाद में ये ट्राई करने लगा, यहां से रोटेशन होना, रोटेशनल मोशन भी देना चालू कर दिया V0, और यहां से क्या हो गया, ये स्लीपिंग होना चालू हो गया। और मैंने बोला कि वो स्लीपिंग का टाइम था ω1। ω1 के टाइम पे ये क्या कर रहा था बताओ, फॉरवर्ड स्लीपिंग कर रहा था। ये t=t1 टाइम था, और यहाँ पे ये क्या कर रहा था, फॉरवर्ड स्लीपिंग कर रहा था। बात को समझना पहले, फॉरवर्ड स्लीपिंग कर रहा था। फॉरवर्ड स्लीपिंग का मतलब, अच्छा इसकी वेलोसिटी V0 ही रहेगा या V हो जाएगा, कुछ चेंज हो जाएगा। अरे देखो ना, कुछ टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बात को पहले समझो, फिर उसके बाद में हम तुमको कराते हैं, अच्छे समझाते हैं और अच्छे से। पहले समझने की कोशिश करो। देखो, पहले इसकी वेलोसिटी कितना थी, V0। कुछ टाइम के बाद में इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी ना। अरे चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। लेकिन उस समय में उसने बोला कि स्लीपिंग भी कर रहा है, फॉरवर्ड स्लीपिंग कर रहा है। जब स्लीपिंग कर रहा है, इसका मतलब ऐसे रोटेट तो ऐसे भी रोटेट हो रहा है, खाली ऐसे जा नहीं रहा, ऐसे रोटेट भी हो रहा है। एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय में क्या हो जाएगा कि जितना इसके पास में वेलोसिटी आगे है, इस पॉइंट पे जितना वेलोसिटी इसके पास में आगे है, उतना ही इधर भी ω/r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। कुछ ऐसा टाइम भी तो आएगा जिस पे V=ω/r हो जाएगा। क्या वो हर टाइम पे हो जाएगा, या कोई ऐसा टाइम आएगा, कोई ना कोई टाइम आएगा कुछ टाइम के बाद में। तो कहता क्या है क्वेश्चन के अंदर में, ये टाइम को मैं मान लेता हूं t टाइम। तो ये कहता क्या है हमारे पास में कि हमारा वो वेलोसिटी क्या होगा जिस पे प्योर रोलिंग होना चालू हो जाएगा। ये केस किसका है, याद कर, कल बताया था प्योर रोलिंग का केस है, याद है क्या। तो ये कौन सा केस है हमारे पास में, बोलो, प्योर रोलिंग का। तो क्या बोला क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नहीं है मतलब टॉपिक है, बस समझने के लिए है। देखो क्या है, बोल रहा है कि अगर मेरे पास में एक स्फीयर है या एक रिंग है या कुछ भी है जो V0 वेलोसिटी से चल रहा था, शुरू में इनिशियली V0 वेलोसिटी से ये स्टार्ट हुआ था, और कुछ टाइम बाद में
मतलब कि T1 टाइम के बाद में ये फॉरवर्ड स्लिपिंग होना चालू हो गया। फॉरवर्ड स्लिपिंग का मतलब क्या होता है, आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी है, इस जगह पे जो वेलोसिटी है वो v1 इज ग्रेटर देन ओमेगा 1 इंटू आर है। तो अगर ऐसा होता है, ग्रेटर देन होता है तो फॉरवर्ड स्लिपिंग, अगर लेस देन होगा तो बैकवर्ड स्लिपिंग होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा कि ये v1 ग्रेटर देन ओमेगा 1 आर है, लेकिन कुछ ऐसा टाइम आएगा जिस समय में दोनों की वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा कि नहीं। एक ऐसा टाइम आएगा, याद कर मैंने बताया था v इज इक्वल टू ओमेगा आर तब होता है जब प्योर रोलिंग होता है ना। तो एक ऐसा टाइम आएगा ना जब v इज इक्वल टू ओमेगा आर हो जाएगा। तो बोलता है कि वो टाइम पे वेलोसिटी कितना होगा इसका, ये बताओ। तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी कितना है, सोच के बताओ। v, ये v निकालना है आपको। पहले क्वेश्चन समझ में आया, टॉपिक समझ में आ रहा है। तो अब कैसे निकालेंगे, ये हमारे पास में है। अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो सोचो, अगर फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है, फॉर v1 ग्रेटर देन ओमेगा आर है, तो ऐसे टाइम पे बॉडी मूव कर रहा होगा, यानी कि ये वाला पॉइंट और ये वाले में क्या होगा, एक रिलेटिव मोशन होगा। v1 ग्रेटर देन ओमेगा 1 आर होता है तो रिलेटिव मोशन होता है। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, याद करो, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, सोच के बता सकते हो क्या? क्योंकि बॉडी जब भी मोशन में होता है, रिलेटिव मोशन होता है, तो उसमें क्या लगता है, काइनेटिक। लेकिन यहाँ पे क्या बताया था मैंने कि प्योर रोलिंग के टाइम में नो रिलेटिव मोशन होता है। नो रिलेटिव मोशन होता है सरफेस के कांटेक्ट में। इसका मतलब यहाँ पे कौन सा लग रहा होगा, बोलो, स्टैटिक फ्रिक्शन। हो गया कि नहीं हो गया? तो एक तरफ क्या लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, और एक तरफ क्या लगने वाला है, काइनेटिक फ्रिक्शन। अब सोच, कोई भी बॉल, फुटबॉल को तुम पैर से मारते हो और उसको कुछ भी नहीं करोगे, फिर भी वो कुछ देर के बाद में जाके रुक जाएगा कि नहीं ना? तो क्यों, ऐसा क्यों रुक जाता है? फ्रिक्शन लगता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा, स्लिपिंग होता होगा, कुछ ना कुछ तो होता होगा ताकि ये रुकना चालू कर दे। कुछ ऐसा टाइम आएगा जिस समय प्योर रोलिंग भी करता होगा, वो करता होगा कि नहीं? तो तुमसे पूछेगा कि जब प्योर रोलिंग का केस होगा तो उस समय उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये तुमसे पूछा गया। तो कैसे सॉल्व करोगे? अब इस क्वेश्चन के अंदर में, इस टॉपिक के अंदर में कुछ भी नहीं दिया है, केवल और केवल क्या दिया है, v0 दिया है, और कुछ भी दिया है क्या? अब बोलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर v0 दिया है तो ना तो टॉर्क निकाल सकते हैं, इसका टॉर्क तो नहीं निकाल सकते ना तुम इसका, टॉर्क के लिए I इंटू अल्फा चाहिए। तो सर करे तो क्या करे, और हमारे पास में एक ही चीजें है हमारे अंदर में, क्या है वो, v0 है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो एक चीज हम लोगों ने डिस्कस किया था, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पढ़ा था। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस बॉडी का जब केवल और केवल v0 वेलोसिटी है? तो क्या बोलते थे, याद करो, m इंटू क्या बोलते थे, r क्रॉस v वेक्टर बोलते थे कि नहीं बोलते थे? तो m r v0 हो जाएगा कि नहीं? कैपिटल R है इसका, तो क्या लिखेंगे, m r v0 हो जाएगा कि नहीं? ये हो गया तेरे पास में l इनिशियल, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कोई दिक्कत है, तकलीफ है? अब यहाँ पे आओ, जब बॉडी यहाँ पे मूव कर रहा था तो L फाइनल बोलो क्या हो जाएगा, m v r, ये तो होगा ही होगा। लेकिन साथ में रोटेट भी कर रहा है, तो याद कर मैंने बताया था I ओमेगा जो होता है ये क्या होता है, लीनियर मोमेंटम होता है। नहीं आया समझ में? क्या दोनों को बराबर कर देंगे तो क्या हमारा काम बन जाएगा? तो बोलो, मैं बोलूंगा L इनिशियल इज इक्वल टू L फाइनल, m v0 इंटू r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, m v r, और प्लस में I ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? कितने को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है क्या? अब देखो इधर, अगर तुम बोलना चाहते, यहाँ के बाद में इधर लिखना है, देखो तो m v0 इंटू r बराबर में m v r, और प्लस में I के जगह पे क्या लिखेंगे, c m r स्क्वायर इंटू ओमेगा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? जो कटने वाला है वो काट डालेंगे कि नहीं काट डालेंगे? इधर से क्या कटने वाला है, r भी कटने वाला, काट डालेंगे कि नहीं काट डालेंगे? क्या बचेगा इधर बताओ, v0 इज इक्वल टू
V प्लस सी आर ओमेगा, और इस जगह पे V जो है ओमेगा आर के बराबर है। तो आगे मैं इधर लिख रहा हूं, देखो V नॉट इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा, V प्लस V C लिख सकते हैं क्या, हमें V निकालना है ना, तो बोलो V नॉट बटा में 1 प्लस C इज इक्वल टू V लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी करो। फटाफट कर डालो। कर करके वो रुक जाएगा, कहीं ना कहीं वो जा कर करके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। अगर कहीं ना कहीं वो जा कर करके रुक जाएगा तो इसका ये मीनिंग हो गया कि ये जो रुक जाएगा तो कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर में लग रहा होगा जिससे वो रुक रहा होगा। तो क्या लग रहा होगा, एक फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर में लग रहा होगा। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट है। तो लिखो हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, 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 हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। देखो एक यहां पे हमने एक फोर्स लगाया, ठीक है ना, F फोर्स लगाया है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे, एक फोर्स लगाया है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पे या तो r डिस्टेंस पे। अब बॉडी क्या करेगा, रोटेट करना चालू होगा। रोटेट करना चालू होगा कि नहीं, जब बॉडी रोटेट करना चालू होगा तो कहीं ना कहीं तो फ्रिक्शन लग रहा होगा। अब फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा, आगे लग रहा होगा या पीछे लग रहा होगा, या कैसे डिसाइड करेंगे वो बातें कर रहे हैं। नहीं, हमेशा आपको फोर्स आगे भी लगते हुए दिखेगा लेकिन फ्रिक्शन भी आगे लगते हुए दिखेगा, किसी किसी केस में ऐसा भी होगा। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो एक तो सिंपल तरीका है डिसाइड करने का कि एक फोर्स के कारण जो टॉर्क आएगा उसके अपोजिट में फ्रिक्शन के कारण टॉर्क निकाल लो, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, देखते हैं क्या होता है। इसके कारण ये वाला फोर्स इधर लग रहा है, x इधर है, तो बोलो टॉर्क की डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की तरफ। इस फोर्स के कारण टॉर्क की डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की तरफ। अब फ्रिक्शन पीछे लगाएंगे तब जा कर करके चेक करो किधर की तरफ होता है। देखो तो ऐसे और ऐसे, यानी अंदर की तरफ, तो ये वैलिड है। लेकिन अगर फ्रिक्शन आगे लगा देंगे तो क्या होगा, देखो ऐसे और इधर की तरफ नहीं हो पाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा, फोर्स के कारण जो भी टॉर्क प्रोड्यूस होगा उसके इफेक्ट को खत्म करने के लिए ही तो आता है फ्रिक्शनल फोर्स। नहीं आया समझ में क्या, तूने पैर से ऐसे फुटबॉल को मारा तो फुटबॉल तो तूने तो फोर्स लगा दिया। अब ऐसा थोड़ा ही है कि फुटबॉल के सेंटर पे ही तूने मारा होगा, सेंटर के सामने सामने मारा होगा क्या, नहीं हो सकता ना, कहीं भी मार सकता है ना। उसके बाद में वो नीचे से रोलिंग करते हुए गया तो उसको रोकने के लिए कौन आ गया होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। वो फ्रिक्शनल फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, जो तूने अप्लाइड फोर्स किया था, क्या उसी डायरेक्शन में होगा, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। लेकिन इस केस में हमें ऐसा लग रहा है कि पीछे लगेगा। तो जब भी हम लोग किसी पे अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं, तो लिखना व्हेन force applied then, when force applied then, when force applied then VCM increases, VCM increases, and then omega also increases, then omega also increases, and there is a torque will be developed, and there is a torque will be developed, and there is a torque will be developed, and there is a torque will be developed in upward direction, and there is a torque will be developed in upward direction, in upward direction, then frictional force, then frictional force
force, opposite direction force, frictional force, opposite direction force will be opposite in direction, will be applied opposite in direction, will be applied opposite, will be applied opposite डायरेक्शन। मतलब समझ में आया तुम लोगों को कि अगर फोर्स के कारण जो टॉर्क आया था अपवर्ड डायरेक्शन में आया था, समझ लो ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या चाहेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। हमने वो नहीं लिखवाया, हमने सीधा लिख दिया फ्रिक्शनल फोर्स विल बी द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। बट आप समझ में आया ना क्यों ऐसा होता है। बट कुछ बच्चे बोलेंगे कि नहीं सर हमें इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल के बताओ और उसके बाद समझाने की कोशिश करो। तो हम लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो कैलकुलेशन ऑफ, नेक्स्ट टॉपिक का नाम डालो कैलकुलेशन ऑफ, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर रोलिंग मोशन, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर रोलिंग मोशन, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर रोलिंग मोशन, कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फॉर रोलिंग मोशन। देखो इधर एक बॉडी है, ये रोटेट कर रहा है। सपोज करो इधर की डायरेक्शन में क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और यहाँ पे क्या है कि x डिस्टेंस पे या r डिस्टेंस पे, मैं मान लेता हूँ यहाँ से r डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है। बात समझने की कोशिश करना, r डिस्टेंस पे एक फोर्स लग रहा है। तो हम मान लेते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स किधर लग रहा होगा, पीछे की तरफ। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आया तो ठीक माना हमने, इसकी वैल्यू नेगेटिव आया तो जो माना है वो क्या हो गया, हमारे लिए अलग हो गया कि नहीं हो गया। बात समझ में आया क्या, कुछ तो आया होगा। तो सोचो मैं ऐसे लिखूंगा कि सर फोर्स आपने अप्लाई किया है तो F माइनस स्मॉल f मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। देखो ना आगे वाला फोर्स में से पीछे वाले फोर्स को माइनस ही तो करोगे, तो F माइनस इतना इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन किसका लिखोगे, COM का। मैंने कल बताया था कि अगर ACOM जो होगा वो अल्फा इंटू आर के बराबर भी होगा कि नहीं होगा। अगर ये अल्फा से रोटेट कर रहा है तो होगा कि नहीं होगा। रिकॉर्डिंग हो रहा है कि ठीक है, होगा कि नहीं होगा। आ जाओ अब हमारे पास में दूसरा वाला इक्वेशन सोचो, टॉर्क का इक्वेशन सोच के बताओ क्या लिखेंगे। टॉर्क का इक्वेशन पहले इसके लिए बोलो, तो इसके लिए सर ऐसे और ऐसे किधर की तरफ है, टॉर्क भीतर की तरफ है। अच्छा इसके लिए ऐसे और ऐसे किधर की तरफ है, तो क्या हो जाएगा यहाँ से कैपिटल F इंटू स्मॉल r प्लस स्मॉल f इंटू कैपिटल R इज इक्वल टू इज इक्वल टू I इंटू अल्फा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। आई अल्फा क्यू, टॉर्क इज इक्वल टू क्या होता है, आई अल्फा। फॉर्मूला याद है तुम लोगों को। अच्छा सोचो अब हमें अल्फा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोई बता सकता है। यहाँ से ACOM बाई में R इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, FR प्लस में स्मॉल है। क्या मैं यहाँ पे ACOM को A बोल दूं क्या, ताकि हमारे को बार बार COM लिखना की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नहीं समझ में आ रहा है, तो हम यहाँ से मैं एक और इक्वेशन बना रहा हूँ F माइनस A इज इक्वल टू M इंटू A, और इसको फर्स्ट इक्वेशन दो FR प्लस स्मॉल FR इज इक्वल टू इंटू में IA बाई में R लिख सकता हूँ क्या। दो इक्वेशन है, क्या पहले एक्सेलरेशन निकाल लोगे फिर क्या फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लोगे। जल्दी से सॉल्व करो, फटाफट करो। चलो आ जाओ। यहां तक तो हम लोगों ने बहुत ही आसानी तरीके से कर लिया है। अब आगे की बातें करते हैं, ठीक है ना बच्चा, कोई तकलीफ है क्या। चलो तो अब हम इसको क्या करते हैं, R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले को भी कितने, नीचे वाले को कोई 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऊपर वाले को R से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे वाले को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो बोलो क्या लिखेगा, कैपिटल FR माइनस स्मॉल FR इज इक्वल टू MA इंटू R।
नीचे वाले को क्या लिखेगा, कैपिटल एफ आर प्लस में स्मॉल एफ आर इज इक्वल टू आई ए बाई में आर। यहां से ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? अब बताओ आगे क्या करेगा तुम लोग। एफ आर प्लस फिर क्या लिखेगा नीचे, एफ स्मॉल आर, और इधर क्या लिखेगा तुम लोग बोलो, एम आर प्लस आई बाई आर, और इसमें से कॉमन कितना ले लेगा कि नहीं ले लेगा? तो में से कितना लोग बोलना चाहता है कि एफ कॉमन ले लेते हैं? पहले एफ कॉमन नहीं लेते हैं, पहले सीधा लिख देते हैं एफ आर प्लस में कैपिटल एफ आर अब बटा में एम आर स्क्वायर और प्लस आई, और इधर लिख देते हैं, ऊपर लिख देते हैं आर इज इक्वल टू ए। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो में से कितना लोग बोलना चाहता है कि एफ आर स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर, मतलब एफ कॉमन ले रहा हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर, अब बाई में क्या लिखेंगे, एम आर स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू, बाद में लिख लेंगे ना, पहले तो ये लिख लो। नहीं आया समझ में? और भी कुछ कर सकते हैं, अगर इसको और आसान बनाना है, और भी आसान बनाना है तो और भी चीजें करा जा सकता है, बट पहले इतना लिखो फिर करते हैं। सिंप्लीफाई कर करके पहले लिख लो, ठीक है ना बच्चा? अच्छा, इसको ना आई के जगह पे वो सी एम आर स्क्वायर लिख देंगे ना, तो ये कॉमन होकर करके बहुत सारी चीजें कर जाएगा, लेकिन इसको अभी मत लिखो, वो बाद में करेंगे। ये समझ में आया बच्चा? ए वैल्यू कैसे निकाले, समझ में आया क्या? तो एफ इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर बटा में एम आर स्क्वायर प्लस आई, ये हमारा क्या आया, एक्सेलरेशन आया है। किसका आया है? जब एक फोर्स लगाते हैं किसी बॉडी के ऊपर में, और उसके ऊपर में एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ डेवलप होता है, रोलिंग मोशन होना चालू हो जाता है, तो उस समय की बातें हैं ये। नहीं आया कुछ भी? थोड़ा बहुत आया क्या कुछ समझ में? चलो आ जाओ, अगला हमारे पास में है चले आगे बात करें। नेक्स्ट हमारे पास में है, देखो अब हमें एफ निकालना है, तो क्या लिखेंगे, एफ माइनस में स्मॉल एफ इज इक्वल टू, बोलो क्या लिखेंगे इधर, एम इंटू ए लिखे थे कि नहीं लिखे थे? तो एफ माइनस स्मॉल एफ इज इक्वल टू एम, और ए की जगह पे क्या लिखेंगे, एफ आर स्क्वायर प्लस में एफ स्मॉल, अरे अभी तो थोड़ा देर पहले लिखे हो, मैं थोड़ा सा इसको अलग अलग करके इसलिए लिख दी, मैंने इसको अलग अलग बच्चा एफ से मल्टीप्लाई करके इसलिए लिख लिया कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सबको, तो सही से करेंगे तभी तो। अगर चाहे ऐसे लिख सकते हैं क्या, एफ माइनस, देखना मैं बस तुमको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये मत समझना कि बहुत बड़ा चीजें है, ये जस्ट क्या है, सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, ये सिंप्लीफाई का गेम है। इज इक्वल टू एफ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई बच्चा? एफ को मल्टीप्लाई करो इन दोनों से, तो क्या लिखोगे, एफ एम आर स्क्वायर प्लस एफ इंटू आई। अरे समझ में आ रहा है क्या? कुछ ना कुछ कटेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो इधर, तो क्या लिखोगे, माइनस एफ आर स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या लिखोगे, माइनस ना, माइनस एम एफ स्मॉल आर कैपिटल आर, और बाई में क्या लिखोगे जल्दी से बताओ, एम आर स्क्वायर प्लस आई। तुम में से कितने लोग कहना चाहता है ये तो गया, दिख ही नहीं रहा है, दिखा क्या? इज इक्वल टू एफ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब सोचो, एफ आई और माइनस क्या लिखोगे बोलो, एम एफ आर कैपिटल आर, अब बाई में क्या लिखोगे इधर बोलो, एम आर स्क्वायर प्लस आई इज इक्वल टू एफ लिखोगे कि नहीं लिखोगे? तो हमारे पास में जो फ्रिक्शनल फोर्स आएगा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगा, देखो एफ कॉमन ले लो,
तो क्या हो जाएगा आई माइनस एम आर कैपिटल आ, और बटे में क्या लिखोगे एम आर स्क्वायर प्लस आई। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? एक तो ये लिख दोगे, दूसरा अगर इसी के ये तो भी 100% है कि सही हो गया, लेकिन दूसरा अगर आपसे पूछे कि इसी के जगह पे अगर आई के जगह पे क्या डाल देने का है, सी एम आर स्क्वायर डाल देने का है, तो आई के जगह पे डाल देंगे तो क्या हो जाएगा सी एम आर स्क्वायर माइनस, मतलब कैपिटल एम ही है, ये स्मॉल एम कुछ भी नहीं है इसमें, कैपिटल एम आर वो लिखा गया है, लिख सकते। नीचे बोलो क्या लिखेंगे एम आर स्क्वायर प्लस सी एम आर स्क्वायर। वाई आई एम राइटिंग दिस बिकॉज देखो मैक्सिमम चीजें ना कैंसिल होने वाला है, अगर तुम देखोगे तो कैंसिल हो जाएगा और ऊपर क्या बचेगा बोलो एम 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 कट्टिस 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 खेल लो ना, कट्टिस एक आर एक आर एक आर एक आर कट्टिस, तो ऊपर क्या बचा सी इंटू आर स्मॉल आर। अब बटे में क्या लिखेंगे आर प्लस सी आर, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? या इसी को कॉमन ले लोगे नीचे वाले में से आर, तो 1 प्लस सी आ जाएगा कि नहीं? बट ये वाला फॉर्म में लिखोगे तब भी ठीक है, बट ये वाला फॉर्म में अपने को कुछ ज्यादा फील नहीं आता है, फील इस पे आएगा। तो पहले ये लिख लेना, बाद में ये लिख लेना, बट दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, लिख देना। हमने कल शाम वाले बैच में ये वाला प्रूफ करवाया था, तो मैंने सोचा कि सुबह वाले बैच में दोनों प्रूफ करवा देते हैं, बच्चा तो आएंगे ही सारे ही, बट आए नहीं सारे। शाम वाले सोच रहे हैं कि शाम को पढ़ा दिया जाएगा, आज फिर शाम को क्लास ही नहीं लगेगा। शाम को तो सब मजे मजे करना है तुम लोगों को ना। कोई बात नहीं, आज वाला सही है, कोई बात नहीं, हो जाता है कभी कभार रहे मेरे से। कल वो क्या हुआ था ना कि जब ये प्रूफ कर रहे थे ना, तो उसी समय गाना वाना बजने लगा था बगल में ये नीचे। अब गाना बजने लगा था ना, तो आधा चीजें होता था, आधा चीजें के बाद में सबका ध्यान उधर ही चला जाता था गाने पे। और कभी कभी क्या होता है ना फेवरेट, तो इसीलिए फिर भी वो डाल तो दिया मैंने यूट्यूब पे, अब कट नहीं कर पाया मैं वो भी। कोई ना, दूसरा डाल देंगे उसमें। सॉरी अभी इसमें लिख देते हैं, सॉरी फॉर लास्ट 5 मिनट्स के लिए, सॉरी कल के लिए। चलें आगे बात करें, रोक देते ना तब तक, हम कर रहे तब तक पॉज कर देते हैं। अरे यार, इसी के अंदर में लिखना जब ये हो गया तो फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द बॉडी, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन बॉडी, फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन बॉडी। बॉडी के ऊपर तो डिपेंड करेगा ही ना। अब देखो ना, सी पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सी रिंग के लिए C1 होता है, डिस्क के लिए कुछ और होता है, तो क्या बॉडी के ऊपर डिपेंड करेगा? नेक्स्ट लिखना पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट लिखना फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन द बॉडी। नेक्स्ट पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन मतलब फोर्स कहाँ लगाया जा रहा है। इस केस में अगर देखा जाए तो फोर्स कहाँ लगाया गया है? सेंटर के ऊपर लगाया गया है। लगाया गया कि नहीं लगाया गया? लेकिन हो सकता है कुछ बच्चा सेंटर के नीचे फोर्स लगा दे, तब वैल्यू कुछ और आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो अब हम इसको आगे करते हैं और केसेस लिखते हैं, स्पेशल केसेस लिखो। स्पेशल केसेस लिखो बच्चा। क्या हो गया रे, नींद आ रहा क्या? लिखो स्पेशल केसेस में लिखना केस नंबर 1। केस नंबर 1 देखो बच्चा, एक चीज मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, तुम लोगों को जैसे डर लगता है ना वो 12 घंटा पढ़ना 13 घंटा पढ़ना, 10 दिन अगर अपने आप को तोड़ दिया ना, अपने आप को मतलब कि समझ रहे 10 दिन अगर 12 घंटा 13 घंटा कर लिया ना, और फिर तुम देखो ना पूरे साल हो जाएंगे। बस अपने को क्या होता है ना, एक कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है। जैसे हम हमारा इंग्लिश कमजोर था थोड़ा थोड़ा, अभी भी कमजोर है,
लेकिन क्या होता था ना कि हमारे एक दोस्त थे तो इंटरव्यू देने जाते थे, तो वो हम फर्स्ट इंटरव्यू देने गए थे, वो वो इतना बोल दिया इंग्लिश में कि उसको कल रख लिया इंटरव्यू के बाद में कि यू आर सेलेक्टेड। हम कोडिंग उससे अच्छा जानते थे, बट यू आर रिजेक्टेड, रिजेक्टेड कर दिया। फिर हम सोचे यार, फिर आया कैपजेमिनी नाम का एक, तो हमने उसे बोला भाई इतना पर आके कैसे बोल दिया तूने? बोला कि भाई हमने 10 दिन पहले 5 पेज लिखा था अपने बारे में, इंट्रोडक्शन, ये सारे कौन कौन सी चीजें ये पूछ सकता है, कहाँ तक ये जा सकता है, सब अपने बारे में पूरा लिखा था मैंने। उसके बाद इसको रटा था मैंने 10 बार, और उसके बाद में गए और उन्होंने हम जितना रटे थे उसके अनुसार वो पूछे गए, हम बताते चले गए। अब हम अपना हॉबी बताएंगे तो सामने वाला वही तो उसी हॉबी से ना पूछेगा। हम कहेंगे चेस खेलना है तो पूछ देगा सबसे बेस्ट प्लेयर कौन है चेस का, पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता है, चेस में कितने होते हैं, क्या क्या होते हैं, कुछ भी पूछ सकता है कि नहीं। तो वो वेल प्रिपेयर्ड था। हम बोले यार हम इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो घंटा ना कुछ पढ़ के जा रहे हैं, कॉलेज वाला इंटरव्यू की तैयारी करवा रहा था, हम मजे ले रहे थे। फिर हमने 20 पेज लिखा, हम बोला वो 10 पेज लिखा था, चलो मैं 20 पेज लिखता हूँ क्या करें, लिखे 20 पेज भाई, 10 दिन खूब रटे। जब मेरा कैपजेमिनी का आया, कोडिंग में ऐसे ही पास हो गए थे हम। इधर इंटरव्यू में आया, हमने भी पढ़ा दिया था। कहने का क्या मतलब समझ में आया कि तुम जिस कैटेगरी में, मतलब कैटेगरी का मतलब वो मत लेना, जिस उसमें आ रहे हो, जिस माहौल में आ रहे हो ना, जिस कैटेगरी माहौल में आ रहे हो, उस माहौल में तुमको क्या लगता है ना कि हम क्या करें जो हमसे ये अच्छा हो जाए, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हमसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बहुत सारी चीजें आता है, सबके साथ ऐसा होता है। 4 बार 5 बार 6 बार अगर रिवाइज करते ना कॉपियां, तो दिखता है कि ये वाला क्वेश्चन इससे सॉल्व होने वाला है। जब नहीं करते हैं तब ऐसा लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो रहा है। ये बात ध्यान में रखना। और स्पेशल केस फर्स्ट में लिखो, फर्स्ट लिखना, इफ फोर्स इज एबव द सेंटर, एबव द सेंटर। अगर सेंटर से क्या हो, ऊपर होगा तब की कहानी है, एबव द सेंटर। तो फर्स्ट है आई इज ग्रेटर देन एम आर, आई इज ग्रेटर देन, लिखो आई इज ग्रेटर देन एम स्मॉल आर कैपिटल आर। बोलो किधर की तरफ फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा? फॉरवर्ड। आई ग्रेटर देन है, देखो देखो पीछे जाकर करके, आई ग्रेटर देन है इससे, बोलो कैसा लगेगा? फ्रिक्शनल फोर्स कैसा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? पहले सोच के देखना। हमने आई ग्रेटर देन, पहले मैं लिख देता हूं ना इधर, 1 मिनट रुक जाओ। फॉर एफ इज इक्वल टू क्या है, बोलो जल्दी से। एफ सॉरी स्मॉल एफ इज इक्वल टू क्या है, एफ, बोलो ना इधर, आई माइनस, नीचे क्या है ना, आई ग्रेटर देन एम, ऐसे तो बोला मैंने। ग्रेटर देन होगा तो इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव होगा। अब फ्रिक्शनल फोर्स पॉजिटिव होगा तो जैसे माने हैं वो हमारा सही है। इसका मतलब इधर क्या लगने वाला है, बैकवर्ड ना। देखो ना पीछे की तरफ है ना, पॉजिटिव आने पे बैकवर्ड हो जाएगा ना। फ्रिक्शनल फोर्स जो तूने माना वो सही है तेरा। नहीं आया समझ में क्या? नहीं आया? आया तो बोलो, नहीं आया तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से बताऊंगा। आई लेस देन, अरे पॉजिटिव का ये मतलब नहीं है कि आगे की तरफ होगा, हमने जो माना है वो डायरेक्शन क्या है हमारे लिए, सही है। नहीं आया क्या? अरे नहीं आया क्या? अब इसी तरह से अगर आई लेस देन होगा तो बोलो, आई लेस देन अगर होगा तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? इसका मतलब जो तूने माना है उसका उल्टा होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या होगा यहाँ पे, फॉरवर्ड। नहीं आया समझ में? इसी तरह से आई इज इक्वल टू एम आर हो जाए तो, एम आर हो जाए तो जीरो हो जाएगा, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स एब्सेंट बोलेंगे क्या? लिख लो जल्दी से, फ्रिक्शनल फोर्स
देखो एब्सेंट तो नहीं होगा, वेरी लेस हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? फ्रिक्शनल फोर्स वेरी लेस, या ट्राई टू स्मूथ सरफेस, ऐसा बोल सकते हो। लिख लिया? इसके लिए भी लिख लेना, फ्रिक्शनल फोर्स लॉस लिख लेना, फ्रिक्शनल फोर्स लॉस, या वेरी लेस, या जीरो, जो तुमको डालना है डाल। ठीक है ना? 3 केस बनेंगे ना? ठीक है। अब सोचो फोर्स जो है, ये तो फोर्स एबव द सेंटर था। अरे फोर्स कहां पे था? एबव द सेंटर। नेक्स्ट लिखो, थर्ड सेकंड केस लिखो इसके अंदर में। नहीं, पहले एट द सेंटर कर लेते हैं। फोर्स इज एट द सेंटर। अगर सेंटर पे होगा फोर्स तो क्या होगा? फोर्स इज एट द सेंटर। सेंटर पे हो जाएगा फोर्स तो क्या होगा? तो चलो आ जाओ, देखो आर की वैल्यू 0 हो जाएगी, स्मॉल आर की वैल्यू 0, तो बचेगा क्या हमारे पास में? एफ आई। अब बटा में नीचे क्या बचेगा? तो क्या लिखेंगे? एफ इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? एफ आई बटा में क्या लिखे देंगे? एम आर स्क्वायर प्लस में आई। और ऐसे केस में जब भी फोर्स जो है सेंटर पे लगता है ना, उस समय हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? देखो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की कोई कहानी है क्या? इसका हमेशा वैल्यू कैसा आएगा? पॉजिटिव। और जब हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आएगा तो जो माने हैं वो हमारा सही है। इसका मतलब हमेशा कैसा होगा? बोलो, बैकवर्ड डायरेक्शन। कुछ कुछ समझ में आ रहा है? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे होगा? समझ में आ रहा है ना? तीसरा हमारे पास में है केस। अब हमने क्या कर दिया है? थर्ड केस के अंदर में फोर्स कहां लगा रहे हैं? बोलो, फोर्स इज बिलो द सेंटर। अगर हम बात करें फोर्स बिलो द सेंटर है तब क्या होगी? सोच के देखो, जो भी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, अब एफ की जगह पे क्या हो जाएगा? एफ तो रहेगा ही, आई, और नीचे क्या था? माइनस में था। लेकिन अब क्या हो जाएगा? ऊपर क्या था? प्लस, माइनस में था, वो प्लस में हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा? नीचे वाले में कोई चेंजेस नहीं आएगा। नीचे कोई चेंजेस नहीं आएगा। करके देखना, नीचे कोई चेंजेस नहीं आएगा सॉल्व करेगा तो। ठीक है ना? क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही लिखा हुआ है, नथिंग बट ये भी एम आर स्क्वायर किसी ना किसी तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हाँ, इसमें भी हमेशा बैकवर्ड होगा। अरे नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता ना। नहीं आया समझ में? कहाँ पे दिक्कत है बोलो? अरे ये प्लस हो, जहां पे माइनस था वहां पे प्लस हो जाएगा। अरे क्यों प्लस हो जाएगा? सोचो ना। देखो मेरे को प्रूफ करने के लिए कहो कर दूंगा, लेकिन प्रूफ करने से कोई फायदा नहीं, टाइम का वेस्टेज है। देखो ये फोर्स नीचे लगाओगे, इधर लगाओगे, बोलो टॉर्क का डायरेक्शन कैसे हो गया? अपवर्ड। ठीक है ना? पहले टॉर्क का डायरेक्शन कैसे था? तो खाली टॉर्क वाला इक्वेशन में ही ना प्लस या माइनस का गेम होगा। पहले टॉर्क वाला इक्वेशन में क्या हो रहा था? दोनों प्लस हो जा रहा था, अब एक माइनस हो जाएगा। अरे एक देखो ना, फ्रिक्शनल फोर्स तो अभी भी भीतर ही है, खाली फोर्स तुम्हारा क्या हो गया? अपवर्ड हो गया ना। तो दोनों के बीच में, दोनों ऐसे है, एक भीतर है तो एक ऐसे है ना, तो दोनों के बीच में माइनस का साइन लगेगा ना, तभी तो घटेगा एक दूसरे से। अरे नहीं समझ में आ रहा है? इसके में से इसको घटाना है तो कैसे घटाएंगे? माइनस लगाकर। तो यहाँ पे माइनस की साइन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अरे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? और जब वहां माइनस की साइन आ जाएगा तो सब जगह प्लस होंगे, और लास्ट वाले में कहाँ हो जाएंगे? यहाँ पे हमने ये वाले पोर्शन के जगह पे क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। बाकी सब खत्म। करके देखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है? तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। अब बोलो प्लस आ गया तो इसकी वैल्यू नेगेटिव हो सकती है क्या? आर तो पॉजिटिव होगा ना, स्मॉल आर भी पॉजिटिव होगा कि स्फीयर के ऊपर ही कहीं ना कहीं आर डिस्टेंस पे तुम ले रहे हो ना। अरे नहीं आया समझ में? तो हमेशा इसमें भी क्या होता है? बैकवर्ड। तो हमें देखो, लोग क्या करते हैं ना, मतलब सब नहीं करते, कुछ लोग क्या करते हैं, हमारे जैसे हमारे टाइम में जब पढ़े थे सर, तो हमारे सर ने ये वाला पे प्रूफ करवा दिया था और बोल दिया था कि बैकवर्ड होता है, और फर्स्ट वाला प्रूफ कराया ही नहीं। चाहे वो मतलब भूल गए होंगे, ये भी हो सकता है फर्स्ट वाला। क्या कि वो लोग क्या करते हैं ना कि बहुत कम कॉपी उपी देखते हैं,
15 साल का एक्सपीरियंस है, नहीं देखते। अब उसमें क्या होता है ना, उनको क्या लगता है कि मैंने ये वाला पढ़ा दिया है, हो गया। वो लोग लेवल थोड़ी देखते हैं हमारे कि तुम्हारे लेवल क्या है, उनको पता है ये आता होगा, 15 साल से पढ़ा रहे, सब चीज रटा हुआ है। उनको क्या लगता है कि इसको ये आता होगा, चलो बोल के निकल जाते हैं। मैक्सिमम चीजें तो बोल के निकल जाते हैं। तो मैं वही मैक्सिमम चीजें हम लिखवा देते कॉपी में कि भाई लिख लो। तो अब ऊपर लगेगा फोर्स तभी 3 केस है। ऊपर लगेगा तो फोर्स तो कितने केस है? 3 केस। लेकिन नीचे लगेगा फोर्स तो हमेशा बैकवर्ड है, या सेंटर पे लगेगा तो हमेशा क्या है? बैकवर्ड। नहीं आया समझ में? जल्दी से लिखो। अब नेक्स्ट लिखना क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। लिखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन। क्वेश्चन बेस्ड ऑन, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग रिंग लेते हैं। 3-4 क्वेश्चन दे रहे हैं। रिंग है मेरे पास में, ठीक है ना। रिंग है, मास कितना है? m है, रेडियस r है, और एक फोर्स इसके ऊपर में लग रहा है, टॉप पे लग रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा ये बताना है। बैकवर्ड होगा, फॉरवर्ड होगा, कैसा होगा? टॉप पे लग रहा है। तो स्मॉल r किसके बराबर हो गया? कैपिटल R के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? देखो इधर F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? F इंटू में I माइनस स्मॉल r कैपिटल R। अब बटे में क्या लिख देंगे बोलो? नीचे की तरफ क्या लिखेंगे बोलो ना? mr स्क्वायर प्लस I लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अगर मैं बात करूं स्मॉल r कितने डिस्टेंस पे है इसके सेंटर से बोलो? r डिस्टेंस। r स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। कैपिटल R डाल देंगे यहाँ पे। और I क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा बताओ जल्दी से? सेंटर के अबाउट ना m, तो घट करके 0 हो जाएगा। लेकिन हमेशा याद रखना, रिंग के केस में हमेशा जब ऊपर लगता है ना, तो एक रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाई होने के कारण फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा पीछे लगता है। 0 आ रहा है, इसीलिए मैंने वहां पे ना जब नोट लिखवा रहा था तो वहां पे वेरी लेस लिखवाया था, 0 नहीं लिखवा रहा है। तो ये लिख कर करके इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। लिख लेना, इन द रिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके लिए इन द रिंग फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बैकवर्ड डायरेक्शन because I of ring is very high, because I of ring is very high। ठीक है ना। इस केस के लिए बैकवर्ड हो गया, समझ में आया क्या? because I of ring is very high, very high। सबसे ज्यादा रिंग का ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। रिंग का या तो हॉलो सिलेंडर का होता है mr स्क्वायर, समझ में आएगा ना। उसमें 1 लगता है, बाकी में 1/2, 2/3 या तो 2/5 आता है, समझ में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, और भी लेते हैं। ये तो रिंग का हो गया। रिंग का मतलब याद करके रखना है। देखो अभी तक ये क्वेश्चन नहीं आया एग्जाम में, लेकिन एग्जाम में आने की संभावनाएं सब है। चीजों को कुछ भी आ सकता है, तो हमने हर टाइप के क्वेश्चन लेने की कोशिश करते हैं। अब है डिस्क है, ठीक है। अब मैंने एक फोर्स लगाया यहाँ पे, इसके लिए बताओ। अब डिस्क है, कोई तो बता सकता है ना। स्मॉल r किसके बराबर हो गया? तो जल्दी से निकालो और बताओ कि इस केस में क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स कैसे लगेंगे। लगाओ, फॉर्मूला लगाओ ना। क्या है फॉर्मूला हमारे पास में फ्रिक्शनल फोर्स के लिए? F। लेकिन ये जो लगा रहे हैं ये फ्रिक्शनल फोर्स हम लोग किधर मान के चल रहे हैं? पीछे की तरफ। लेकिन जल्दी लगाओ। I बोलो इसका क्या होता है? mr स्क्वायर बाई में 2 माइनस mr स्क्वायर, और बटे में क्या लिखेंगे नीचे बोलो? mr स्क्वायर और प्लस में mr स्क्वायर बाई में 2। देखोगे तो ये नेगेटिव में वैल्यू, नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या लगेगा इसमें? फॉरवर्ड। मतलब समझ में आया तुमको? कि तुम डिस्क के ऊपर में आगे की तरफ फोर्स लगाओगे ना, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी आगे लगेगा। तो हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स क्या फोर्स के अपोजिट में लगता है क्या?
तो ये क्यों किया मैंने पता चला ना तुमको। अच्छा, तुमको इसी क्वेश्चन में पूछेगा कि वो कौन सा जगह होगा जहां पे फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाएगा। इसी क्वेश्चन में डिस्क के अंदर में वो कौन सा जगह होगा, लिखो ना, सेकेंड केस लिखो, वेयर द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 0, वेयर द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 0, वेयर द फ्रिक्शनल फोर्स विल बी 0। देखो एक बच्चा जो होता है ना, देखो कोई भी बच्चा, पढ़ने वाला बच्चा बर्बाद कैसे होता है ना, मैं बताता हूँ। शुरू में पढ़ाई नहीं करेगा, पढ़ने वाला बच्चा शुरू में मतलब पढ़ रहा एकाबैग कुछ डेविएशन आ गया लाइफ में, डेविएशन आ गया, पढ़ाई बंद हो गया। और पढ़ाई बंद होने के बाद में जब 2-3 महीना छूट जाता है ना, उसके बाद में कितना भी कुछ कर लो कोई कुछ नहीं करवाता, कितना भी कर लो तो नहीं हो पाता है किसी का भी। 2 महीना उसने अगर बकवासे कर लिया, उसके बाद में ये जेई पूरे जिंदगी कर लेंगे फिर भी नहीं निकलेंगे, 4 बार रिपीट कर लेंगे फिर भी नहीं निकलेंगे, कहीं पढ़ ले नहीं निकलेंगे। सच्चाई बता, तुम सोच रहे हो कि 12th में आएंगे, 12th में एकदम रगड़ के पढ़ लेंगे, 12th में भी नहीं हो पाएगा। जिसका 2 महीना 3 महीना का 11th का बैकलॉग, वो कभी 12th में नहीं का। 12th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ के देखना ना, वो तो हम पढ़ाते हैं इसलिए यहाँ के बच्चे को समझ में आ गया था। अरे उसी से हम इंजीनियरिंग किए हुए, फर्स्ट 12th के जितने चैप्टर है उसी से हम इंजीनियरिंग किए हैं, समझ से एक तरह से सारे चैप्टर आते, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे तो चीजें को हमको समझ में आता कैसे रिकॉल कराना होता। जब बाकी लोग पढ़ाएंगे तो पता चलेगा कि क्या हो रहा है। तो अब तुम सोच के बता, हाँ अगर वो लेवल तक नहीं लेके जाएंगे तो तुमको भी पता नहीं चलेगा हमारा मास्टर सही पढ़ा रहा है। मान लेते हम वो लेवल ही नहीं, ये सब क्वेश्चन ही नहीं करवाए, चाहे ये सब प्रूफ ही नहीं करवाए, सीधा आए फार्मूला लिख दे याद कर लेना, तुम क्या कर लोगे? तुम क्या कर लोगे? बोलो हाँ याद कर लेंगे, क्या करेंगे हम? प्रूफ जैसे वो वाला याद है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्फीयर, ये सब लिखवा दिए थे क्लास में। प्रूफ हमने शाम वाले बैच में कराया था, सुबह वाले बैच में लिखवा दिया था। तुम क्या कर लोगे? फिर तुम हार्डनेस देखा कहाँ कुछ चीजें, तुमने तो सीधा रिजल्ट लिखा हुआ देखा। तो ऐसे पढ़ा दिए जाते हैं, जहाँ पे देखते हैं कि बच्चे पढ़ने होने वाले नहीं है, वहां पे वो ऐसे कर देते हैं ताकि इंजॉय करे बच्चे, किसी को पता भी नहीं चले और उनका फीडबैक भी खराब ना हो। हम लोग क्या करते हैं कि भाई पूरा कराते हैं कि कोई बच्चा अगर मान लो गलती से जेई में निकालने की कोशिश कर रहा है तो उसको थोड़ा बहुत चीजें चाहिए, आने तो प्रैक्टिस करवा। तो चलो आ जाओ, बोलो कब आर की क्या वैल्यू डाले इसमें, स्मॉल बोले कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम इंटू आर। आर की वो वैल्यू क्या डाले जो फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो सोचो आर की वो वैल्यू क्या होगी जिससे इसकी वैल्यू 0, r/2 डाल देंगे तो ये और ये कट जाए, r/2 पे फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। तो डिस्क के अंदर में r/2 पे एबव द, लेकिन ये r/2 कहाँ पे, एबव द, ऊपर की तरफ। तो r/2 डिस्टेंस पे, लेकिन ये भी याद रखना एबव द सेंटर। r/2 पे क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स 0 हो जाता है। अब r/2 के बाद में कोई भी डिस्टेंस दे दे, आफ्टर दैट, आफ्टर इन दोनों केस को छोड़ने के बाद में, फर्स्ट केस बच्चा नींद, अभी दिन में भी सुबह सुबह भी नींद अगर ले रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूं, इतना क्या किए हो भाई, रात भर डीजे पे नाचे हो, हैं? तो फिर देखो बात क्या ना कि यही ओवर कॉन्फिडेंस जो होता है ना, तुम्हारे ओवर कॉन्फिडेंस के कारण ही हमने छोड़ दिया कि तुमको जो करना है करो, निकलना है ना निकले। और ये ओवर कॉन्फिडेंस 1 साल के बाद और पता चलेगा। और हमारा भी किस्मत का मती है जो कहीं कहीं पढ़ रहा है। इन दोनों केस के पढ़ा रहे हैं, मतलब इन दोनों केस के बाद में लिखना आफ्टर एनी डिस्टेंस, after any distance frictional force is always backward, या any position, after any position frictional force is always any distance, ब्रैकेट में पोजीशन भी लिख सकते हो, दोनों मतलब वही हुआ ना। अच्छा दोनों का मतलब मीनिंग तो सेम ही हुआ। आफ्टर एनी पोजीशन ब्रैकेट में डिस्टेंस या डिस्टेंस, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बैकवर्ड।
फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बैकवर्ड, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बैकवर्ड आफ्टर एनी डिस्टेंस ब्रैकेट में पोजीशन, फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज बैक। ये किसके केस में था बच्चा? ये डिस्क। इसी तरह से सॉलिड स्फीयर का भी निकाल सकते हैं, इसी तरह से हॉलो स्फीयर का भी निकाल सकते हैं। सबके लिए अलग अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो क्या सबका करवाना जरूरी थोड़ा ही है? जाने दो, बाकी सबका हाँ नेगेटिव आएगा। तुम देखोगे बाकी का, देखो बाकी के लिए, देखो बाकियों के लिए ये दो तो हमने कर दिया, बच्चे ने सोचा इसलिए मैं बता रहा हूँ, नहीं सोचते तो मैं बताता भी नहीं, अपना क्वेश्चन करते तो पता चलता। देखो इस बच्चे ने क्या बोला, एम आर स्क्वायर माइनस एम स्मॉल आर, और बटे में क्या हो गया तेरे पास में एम आर स्क्वायर, आई था ना यहाँ पे, सॉरी आई, अब प्लस में आई हो गया। अब बाकी के लिए तुम देखोगे ना तो आई की वैल्यू कितना होता है, जैसे अगर सॉलिड स्फीयर का 2/5 एम आर स्क्वायर, अब माइनस अगर ये कैपिटल आर के बराबर भी हो गया तो एम आर स्क्वायर, यानी कि नेगेटिव आ जाएगा। तो बाकी के लिए आप अपना करते रहना, सोचते रहना, क्वेश्चन ये करेगा तो खुद अच्छे से आ जाए। यहाँ तक में कोई डाउट है? बिलो होगा तब भी आर की वैल्यू, बस डिस्क के लिए वही है, आर की वैल्यू नीचे होगा तो नीचे के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, नीचे के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, और नीचे के लिए हमेशा बैकवर्ड होगा ना, तो सोचना ही नहीं है ना। अरे फोर्स अगर नीचे लगेगा तो हमेशा बैकवर्ड होगा ना, तो सोचना ही नहीं है ना। बिलो के लिए तो सोचना ही नहीं, दिमाग के लिए बिलो और सेंटर पे तो सोचना ही नहीं है, उन सब पे बैकवर्ड लगता है। कब सोचना कब है? जब ऊपर में भी कहाँ है, अगर कैपिटल पे है कि कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर पे है या कहाँ पे, ये भी होता है, तो सोचना ही नहीं। बस रिंग वाला एक थोड़ा सा मैं ध्यान में इसलिए डलवाया कि ये क्वेश्चन है एडवांस के अंदर में आए हुए हैं, अभी मैंने भेजा ग्रुप में, देखना है एडवांस का क्वेश्चन है 2024 से लेकर के 2015 या 14 तक का भेजा है मैंने, देखना उसमें। चलो नेक्स्ट लिखो, एक क्वेश्चन लिखते ना, फाइंड द ACM, मतलब एक्सेलरेशन ऑफ COM, फाइंड द ACM, सेकेंड फ्रिक्शन, थर्ड अल्फा, और ये दिया हुआ है स्फीयर, दिया हुआ है सॉलिड स्फीयर है, ठीक है ना, सॉलिड स्फीयर। टाइम बचा हुआ है कि अभी खत्म हो गया? अभी है ना, सॉलिड स्फीयर, कैपिटल M इंटू आर, और ये रहा आपका 10 न्यूटन का फोर्स जो है ये इतने डिस्टेंस पे लग रहा है। मास इसका है 4 kg, मास लिख देता हूं 4 kg ही है, और रेडियस जो है ये 5 मीटर है। ACM निकालना है, सारी चीजें निकालना है, जल्दी जल्दी निकालो, पहले फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लो फिर काम कर लेना। कैसे करोगे, कोई बता सकता है? पहले तो आई निकाल लो ना इसका। आई क्या होगा? 2/5 MR, किसी को पता है? 2/5 M की वैल्यू बता सकता है कोई? 4, R कितना है तेरे पास में? 5 × 5, यहां से कितना आ जाएगा? 40 kg मीटर स्क्वायर। क्या ये आई की वैल्यू आ गई कि नहीं आ गई? आ जाओ नेक्स्ट करते हैं। अब आओ नेक्स्ट हमारे पास में है, अब क्या लगा दे? पहले तो ये बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा या पीछे लगेगा, सोच के देखो, पुट करके देखो ना उसमें। R/2 पे है ना, चलो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू ही निकाल लेते ना, अपने पता चल जाएगा। F इंटू में क्या था? I माइनस स्मॉल। अरे ये सब करो, प्रैक्टिस के लिए तो दिए हैं ये क्वेश्चन है, कोई अलग के लिए थोड़ी ही दिए हैं हमने, किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। 10 न्यूटन लग रहा है फोर्स, आई की वैल्यू कितना आया था जरा? 40 माइनस M
m कितना है तेरे पास में 4 kg, स्मॉल m कितना है 5/2, कैपिटल M कितना है 5, नीचे कितना mr² यानी कि 5, 4 मल्टीप्लाई, अरे कोई बात नहीं हम भी कर देते हैं, 5 प्लस में 40 कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 2 से कट जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा और इधर हो जाएगा 25 25 50 यानी कि ऊपर हो जाएगा -100 और नीचे कितना हो जाएगा सोचना 25 20 100 140 यानी कि ये हो जाएगा -5/7 न्यूटन। इसका मतलब पिच आगे लगने वाला है। अरे इसका मतलब किधर फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव में आ गया ना। अब तूने फोर्स किधर लगाया है, तूने फोर्स इधर लगाया फ्रिक्शनल, ये कितना फोर्स लगाया तूने 10 न्यूटन। बात समझने की कोशिश कर रहे हो क्या? देखो क्लास में बैठा हुआ हर बच्चा को समझ में आना चाहिए कि कैसे चल रहा है बच्चा। अरे नहीं आया, फोर्स भी किधर लग, फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग, अब आगे दिखा दिए हो तो माइनस क्या चला, क्या दिखाना पड़ेगा क्या? अगर डायरेक्शन दिखा दिए उसका तो क्या माइनस लिखोगे? नहीं लिखोगे ना। अरे डायरेक्शन नहीं दिखाते तो माइनस लिखते ना। तो बोल क्या लिखेंगे, ये फोर्स में से इस फोर्स को जोड़ेंगे। पहले यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ। तो देख मैंने लिखा 10 + 5/7 = m × ACOM लिख दिया। किसी को तकलीफ है? अरे नहीं आया समझ में? अरे क्यों, फोर्स टोटल फोर्स = मास × एक्सेलरेशन होता है ना। तो बोल जल्दी से, यह क्या हो जाएगा 70 यानी कि 75/7 = मास 4 × ACOM। तो यहां से ACOM की वैल्यू कितना आ जाएगा तेरे पास में 75/28 मीटर/सेकंड। क्या ये जब आ गया तो क्या अल्फा निकाल लोगे क्या? किसी का आएगा क्या अल्फा? अल्फा = क्या लगाओगे फॉर्मूला? हाँ बताओ, अभी तो बहुत नींद ले रहे हो। अल्फा = क्या लगाओगे फॉर्मूला? ए भाई यार 15/28। देखो मैं खुलेआम बोलता हूँ, वीडियो में बोलता हूँ तुम लोगों को कि मैं तो जान से तुम्हें टॉर्चर कर रहा हूं तुम लोगों को, कि तुम एक दिन आकर के ये बोलो कि रोहन सर से नहीं पढ़ना है। क्योंकि हमने बहुत कोशिश किया कि छोड़ दे हो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। हम जब भी बोलते फूल बन जाते हैं हम। तो अब हम तुमको टॉर्चर करते जान से कि तुम एक दिन ना एक दिन तो कह ही दोगे रोहन सर से नहीं पढ़ना। जिस दिन तुम कह दिए हमको, जिस दिन उन्होंने बोला कि बच्चे ने ऐसा बोला, हम कहे थैंक यू सर, बंद करते कॉपी किताब और निकलते हैं यहाँ से। वो उसका इंतजार हम कर रहे हैं, इसीलिए हम जान से तुमको टॉर्चर करते। कोई गलती करते रहे तो जान से बोलते जा बोल। मैं अपने खिलाफ करने की कोशिश कर, हर जगह कर रहा हूँ, जितने भी क्लास ले रहा हूँ सब में, किसी क्लास में 2-4 थप्पड़ पेड़ दे रहा हूँ। हाँ ये जान से कर रहे हैं, बिहेवियर हमने जान से चेंज किया है। क्या कि लोगों को लगता है कि ये बहुत बेस्ट जगह है, हमें लगता है कि हम ही रेस्ट एंड पीस हो रखे हैं तो बेस्ट होकर के भी क्या होना है। चलो नेक्स्ट लिखो क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन। गजब कर दिया है, एक एक लाइन छापने का एकदम बीमारी हो गया तुमको। फाइंड द एक्सेलरेशन if mass is 4 kg, if mass is 4 kg, radius is 2 meter. Find the acceleration if mass is 4 kg, radius 2 meter, radius 2 meter, and a force 20 newton, and a force 20 newton applied below the, and a force 20 newton applied below the center, applied below the center from 1 meter center, और ब्रैकेट में लिख लेना 1 मीटर, पहले ही लिखवाना चाहिए था, ये 1 मीटर बिलो द सेंटर है। अप्लाइड, हाँ अप्लाइड 1 मीटर बिलो द सेंटर बोलना था अपने को।
अप्लाइड 1 मीटर बिलो द सेंटर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू बताना है, ब्रैकेट में लिख लेना डिस है ये, ब्रैकेट में डिस लिख लेना बच्चा, पहले ब्रैकेट में डिस लिख लो, फिर सॉल्व करो। एक डिस है, करो कोशिश करो भाई, एक्सेलरेशन निकालना है। हाउ टू यू सॉल्व दिस? मैंने बोला हाउ टू यू सॉल्व, 1 मीटर नीचे, 1 मीटर नीचे कितना न्यूटन का फोर्स लग रहा है? 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। करो थोड़ा सा, मैं 1 मिनट के लिए बोलो। बोला था कि देख तुम लोग का कंफ्यूज, मैंने आंसर सही है बट तुम लोग का जो कंफ्यूजन है वो दूर कर रहा हूं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है ना, जब सेंटर के नीचे लगता है ना, तो हमेशा फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। किसके डायरेक्शन में लगता है बच्चा? अपोजिट। इसका मतलब फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लगने वाला है, और क्या, खत्म। अरे कहानी खत्म। अब क्या लिखोगे? 20 माइनस एफ इज इक्वल टू एम इंटू में ए लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे? 20 माइनस एफ इज इक्वल टू एम कितना है तेरे पास में? 4 kg हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इंटू में कितना लिखेंगे बताओ जरा? ए की वैल्यू कितना है हमारे पास में? नहीं है, तो ऐसे छोड़ देते हैं। इसमें कोई तकलीफ है क्या? हाँ, फ्रिक्शनल का फॉर्मूला बोलो जल्दी से, क्या होता है? एफ आई प्लस स्मॉल आर कैपिटल प्लस आई, यही होगा कि नहीं होगा? एफ की वैल्यू, चल जल्दी कर, एफ की वैल्यू कितना है तेरे पास? 20। इधर बता जल्दी से, एम आर स्क्वायर वन, पहले इसका आई की वैल्यू कितना आ रही है? 8 पुट कर दे। इधर क्या पड़ेगा? 4 इंटू 1 इंटू 2, और इधर भी 8 की 8 बाई कितना हो जाए? 8/2। नीचे 16 सीधा लिख दूं? 24 सीधा लिख दूं? अरे मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, तुम्हारे करने पे क्या सोचने का इतना। बोलो कितना आ जाएगा? 16/8 से 3 से कितना हो जाएगा? 40/3। इधर क्या कर लेंगे बताओ? 20 माइनस 40/3 बराबर 4a हो जाए। 20/3 इज इक्वल टू 4a। ए की वैल्यू कितना हो जाए? तो यहां से हमारे पास में 5/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? फटाफट कर डाल, करो। एक टॉपिक और पढ़ाना है, 5 मिनट का टाइम दे दो, एक कॉल आ रहा है मेरे को, बहुत इमरजेंसी है। 3 और 5 में अंतर नहीं होता, वो अलग बात है, नींद लेने से कोई फायदा नहीं। अभी एक टॉपिक और पढ़ाएंगे, उसके बाद छोड़ेंगे। वो कहने के लिए 11 बजे तक था, क्लासेस कहने के लिए 11 बजे तक था, वो जस्ट पेरेंट्स को बताने के लिए कि 2 घंटे का क्लासेस है, लेकिन है, समझ रहे हैं आप? ठीक है ना? चलिए लिखे, रोलिंग मोशन ऑन ए इंक्लाइंड प्लेन। रोइए हंसिए, आज खत्म करके जाना है बच्चा। रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, 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 रोलिंग मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। बात करें क्या? चलो आ जाओ। अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो क्या होगा, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सोचो, क्या इस तरह से एक प्लेन बना सकते हो क्या तुम लोग? क्या इसी को इंक्लाइंड प्लेन बोलते हैं क्या? बोलो तो जल्दी से। सही लिख दिया क्या? देखो तो, ये एंगल कितना हो गया? थीटा। यहां से एक रोल करना है, ये ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो पीछे बैठ कर करके हैं? एकदम डे 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 कर रहे हो। देखो इधर, इधर की तरफ क्या लगने वाला है? नॉर्मल फोर्स। नीचे क्या लगने वाला है? तुम लोग में से कितना लोग बोलना चाहता है इधर क्या लगने वाला है? कॉस थीटा। वाह, स्वाद ले रहे हो तुम जिंदगी में, समझे कि नहीं समझे? और इधर वाला mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर लगने की कोशिश करेगा? नहीं समझ में आया? आया क्या? कोई बता सकता है इक्वेशन? ACOM का इक्वेशन क्या लिखेंगे? अगर नीचे गिर रहा है तो क्या लिखेंगे?
एम जी साइन थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए सी ओ एन। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? फटाफट लिख डाल। बोल टॉर्क का इक्वेशन कोई लिख के दिखाएगा क्या? कौन लिख के दिखाना चाहता है? बोल तुम्हारे में से टॉर्क का इक्वेशन बोल। एम अगर इसके सेंटर के अबाउट लिखूं तो टॉर्क का इक्वेशन बोल। सेंटर के अबाउट इसका क्या होगा? टॉर्क 0। इसका भी टॉर्क क्या होगा? 0। इसका भी टॉर्क क्या होगा? 0। जो भी सेंटर पे फोर्स लग रहा है सबका टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। तो इसका मतलब टॉर्क अबाउट अगर मैं ओ लिखूं, देखना इधर बच्चा तुम लोग लिखने लगे क्या? थोड़ा सा रुक ना, थोड़ा सा रुक। टॉर्क अबाउट ओ इज इक्वल टू आई अल्फा लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? बोल टॉर्क अबाउट ओ कितना है तेरे पास में? एफ इंटू आर इज इक्वल टू आई। बोल जल्दी से। अगर मेरे को नहीं पता है तो क्या लिखेंगे? अभी तो आई ही रहने देते हैं। और ए सी ओ एम बटा में क्या लिखे? ए सी ओ एम को मैं ए बोल देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ लिख दे रहा हूँ ए सी ओ एम को हमने क्या बोल दिया है बच्चा? ए बोल दिए। थोड़ा सा छोटा हो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जल्दी करना फटाफट। चले आगे बात करें। हमें निकालना क्या है? ए निकालना है। तो पहले इसको कर लो, फिर ए निकाल के बताओ। जल्दी से निकाल के बताओ ए क्या होगा। कोई तो बताओ। हाँ मेरे पास में 2 ही इक्वेशन है। क्या नहीं बता सकता क्या? बोलो। अभिदेव तो एकदम सो रहा है। देखो अभिदेव मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सोने वाले बच्चे को तो सख्त नफरत है मेरे को। क्या है हमें को? सख्त नफरत है। नफरत नहीं है, सख्त नफरत है। चलो आ जाओ इधर। बोलो एम जी साइन थीटा। अरे जल्दी से सॉल्व करो, फिर नहीं सो रखा। जब सोने वाले बच्चे को तुम कह दोगे ना तो उसके पास में एक ही क्वेश्चन आता है, कहाँ सो रहा हूं मैं? एक ही क्वेश्चन आता है कि भाई साहब ऐसे कैसे आपने आप रोहन सर आप झूठ बोल रहे हैं। सच्चाई है कि नहीं है? हाँ देखो मैं बोला ना यार, रोहन सर झूठ बोल रहे हैं। सारी दुनिया सच बोलो। टीचर और माँ बाप, जिस एज में तुम हो ना उस एज में टीचर और माँ बाप जानते क्या होता है? सबसे ज्यादा गलत होता है माँ बाप और टीचर। क्यों? क्योंकि वो टीचर ने बोल दिया पढ़ने के लिए इसलिए वो गलत हो गया। माँ बाप ने तुम्हारा एडमिशन करवा दिया यहाँ तैयारी करने के लिए इसलिए वो गलत हो गए। लेकिन बाद में जब जिंदगी अच्छा नहीं बनता है तब बाद में क्या समझ में आता है कि वो सही बोल रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए था? हवन करना चाहिए था। क्या एक्सलरेशन की वैल्यू तुम लोगों को दिखा क्या? जल्दी करो। क्या निकालना है? पहले एक्सलरेशन निकाल लो फिर फ्रिक्शन निकाल लो। जल्दी कर लो फटाफट। बच्चा करो ना, क्या तकलीफ है? करो। मोहब्बत इश्क की है कर दे न हाथ रख दे दिल पे जरा। एक्सेलरेशन निकल गया तुम लोगों का। अब निकालो जल्दी से जल्दी से। अच्छा एम ओम कटने उठने वाला है तो काट भी सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ कॉमन उमन लेकर काट सकते हैं क्या? पहले यहां तक कर लिया क्या? एक किताबों में जो लिखा रहता है वो लिख देते ना आसानी से, अच्छा लगेगा। पहले देख इधर। हाँ रुके हुए हैं, देख देख इधर। कोई तो देख ले भाई। मेरा शकल खराब है इसका मतलब देखने लायक है, इतना भी खराब नहीं है, ठीक है ना? जितना तुम सोच रहे हो ना उतना खराब नहीं है मेरा शकल, इसलिए इधर देखो। हाँ एम जी साइन थीटा अपॉन में एम आई के जगह पे क्या डाल दे बोलो? सी एम आर ए स्क्वायर। अब बाई में आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए लिख दे। मैक्सिमम चीजें जो कट रहा है उसको काट सकते हो क्या? तो बोल जल्दी से क्या बचेगा ऊपर? एम जी साइन थीटा। अब बटा में क्या लिखेंगे? एम प्लस सी एम। सी एम यहाँ का कौन है पता है तुम लोगों को? अरे पते नहीं है, बताओ तू कौन सा राज्य में रह रहा है भाई? कौन है? अरे बदल गया गधे रे। अभी अभी देख वहां लिखा हुआ है कुछ। हाँ कहीं लिखा हुआ है
इसी क्लास में सीएम कौन है? महाराष्ट्र का सीएम का नाम नहीं पता है, क्या करेगा? कोई बात नहीं, तो वही सीएम है, कोई बात नहीं है। कॉलेज में भी सीएम होते हैं क्या? अच्छा, सीएम का मतलब हो गया चीफ हेल्पर, हेल्पर। जल्दी जल्दी लिखो ना, फ्रिक्शन तुम निकालने के, ठीक है ना? आगे बढ़े। देखिए इधर हमने F इंटू आर इज इक्वल टू क्या लिखा? IACOM/R लिखा था। तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? IACOM/R² लिखेंगे। I बटा में R² को ऐसे ही छोड़ देंगे। ACM की वैल्यू कितना आया है? mg sin थीटा, और बटे में नीचे क्या आया बताओ जल्दी से। अरे नहीं, mg sin थीटा बटा में क्या, पूरा वाला बोलना पहले। mg sin थीटा बटा में m प्लस I/R² है कि नहीं है? अरे है कि नहीं? अब इसमें से जो भी चीजें तुमको करने का कर लेना। यही तो आएगा, ठीक है क्या? अरे नहीं आया क्या? बोलता ही नहीं कुछ। और कुछ करें? और भी कर सकते, देखना। F इज इक्वल टू, मेरे को बोलेगा तो मैं तो कर दूंगा, 1/R² को छोड़ दे और ऊपर लिख mg sin थीटा, और नीचे वाले में से पता है 1mr², I/R² को कॉमन ले ले। तो बोल I/mr² को कॉमन लेंगे तो नीचे भी कितना हो जाएगा? I/m, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बोल m में ये वाला क्वांटिटी नहीं है तो डिवाइड कर देंगे क्या? अरे जैसे m और ऊपर क्या चला जाएगा? R² और +1 नहीं आ जाएगा, इससे ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? ये तुम्हारे ऊपर में कि तुम कितना सिंप्लीफाई कर सकते हो चीजों को ना। जितने देखो, देखने का सबका नजरिया है कि नहीं है? तो कोई इसी चीज को अच्छे से देखता है, कोई इसी चीज को क्या होता है अलग अलग तरीके से देखता है कि नहीं देखता है। तो तुम किसी चीज को जितना सिंप्लीफाई कर करके अपने अंदर में डाल सकते हो वो डालो। तुम सिंप्लीफाई तो करो, छापने के लिए भी तुम्हारे पास दिमाग नहीं, तो तुम सिंप्लीफाई क्या करोगे? बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा कर रहे हो, छाप रहे हो। अरे सी के चक्कर में मत पड़ तू, यहाँ पे सी डालेगा 1/c हो जाएगा। अरे वो वाली भी पुट कर देंगे, ले देख इधर mg, अरे देख तो पहले तू, mg sin थीटा बटे में 1 प्लस mr², अब बटा में CMR², ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? तो क्या हो जाएगा? mg sin थीटा अब बटा में 1 प्लस, खत्म ना। ये वाला जो लिखे हैं ना, बिना सी वाला जो लिखे हैं वो क्लास के नॉर्मल बच्चे लिखते हैं, ठीक है ना? और ये सी वाला जो लिखे हैं ना वो क्लास के कौन वाले बच्चे लिखते हैं? इंटेलिजेंट, जो सी। समझ में है कि नहीं है? जो क्लास के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है वो क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू किसमें लिखेंगे? सी में, क्योंकि वो खुद क्या है? C4 कुछ और मत सोचने का है, C4 क्लेवर होता है। क्लेवर मतलब चालाक है, चतुर है। वाह, हमें पता चल गया है कि तुम क्या मीनिंग निकाल दिए इसका, बट कोई बात नहीं, कभी कभी निकालना। चल आ जाओ। अच्छा तुम सोचना, फ्रिक्शनल फोर्स शुड बी लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू एस इंटू एन होना चाहिए, तभी तो वो बॉडी स्टॉप होगा। अच्छा इससे ज्यादा हो जाएगा तो बॉडी नीचे टक 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 टक, अरे होगा कि नहीं होगा? तो जल्दी से करके दिखा, आंसर बता। कर अभी थोड़ा सा करना है। अब बॉडी अगर रुका हुआ तो बोल इसकी वैल्यू कितना आया? बच्चा लिखो ना, mg sin थीटा अब बटा में 1 प्लस mr² में आई। अब ये थोड़ा सा हाई लेवल जा रहा है कि नहीं जा रहा है? भाई जा रहा है। तुमको फील नहीं आ रहा है, बता क्यों फील नहीं आ रहा है? आई डोंट नो।
mg cos थीटा होता है, लेकिन ये स्टैटिक लग रहा है, रुका हुआ है। रुका हुआ है तो फ्रिक्शनल फोर्स, जो फोर्स लगता है उसी के बराबर हो जाता है ना। सब डांस की प्रैक्टिस कर रहा है क्या नीचे? तो बोल, इससे म्यू की वैल्यू कितना आ जाएगी, जल्दी से करके बताना भाई। ये तब की है जब टोटल ये तो कट ही जा रहा है ना। अरे ये तब की कहानी है जब ये फ्रिक्शनल, रुको तो, ये तब की, ये तब की कहानी, गलती बोला गया, ये तब की कहानी है जब ये चल रहा है, काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, तब की कहानी है बच्चा। तो सच बोल रही थी, ये तब की कहानी है जब ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। ये अरे सुन तो ले, ये तब की कहानी है जब देख, जब कोई पार्टिकल मूव होते रहता है ना, तो क्या होता है, जितने फोर्स से मूव कर रहा था उसी के बराबर कर देते हैं ना उसको फोर्स। अरे समझ में आया क्या? अब अगर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो F इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। बोल यहाँ पे क्या आ जाएगा, mg साइन थीटा बटा में बोलना 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू mg। अब यहाँ पे कॉस थीटा लगा देंगे। अरे ये स्टैटिक के लिए है, वो काइनेटिक के लिए है। नहीं आ रहा, दोनों के लिए अलग अलग है ना यार। तो बोल यहाँ से कुछ कटने वाला है क्या? तो बोल ऊपर क्या बच जाएगा, साइन थीटा, और इधर से क्या आएगा, देख बच्चा इधर देख, कॉस थीटा। कभी कभी क्या होता है ना, मेरे से भी गलतियां हो जाती है, मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ भाई, मैं ऐसा तो रही हूँ, भगवान तो रही हूँ, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि सही कर दूं। म्यू की वैल्यू जो है tan थीटा बटा में क्या आ गया, बोल जल्दी से, 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई। ये मिनिमम वैल्यू होगी कि नहीं इसकी, ये मिनिमम, इक्वल लगा देंगे तो मिनिमम, अब मैक्सिमम के लिए तो इधर से आ ही जाएगा। जल्दी से करो फटाफट। ठीक है, आ गया, लिखो, इट इज द मिनिमम वैल्यू, इसके बारे में लिख लेना। इट इज द, अरे समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है? अरे ये कब लगाएंगे और ये कब लगाएंगे, ये समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये लिख लेना, म्यू इज द मिनिमम वैल्यू, लिखो पहले, कर लो इसको। कौन सा? नहीं, सबसे कम म्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है तो, अच्छा इसकी बात कर रहे हो क्या? देखना पड़ेगा, सॉल्व कर, कट्टी कट्टी खेल लोगे तो इधर क्या हो जाए, tan थीटा नहीं आ रही ना, tan थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है ना। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक, हाँ ठीक है, ठीक। लिख लेगा, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ड्यू टू बॉडी व्हील प्योर रोलिंग, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, minimum value of coefficient of friction due to pure rolling, due to body will be 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 pure rolling। हो गया क्या? अब लिखेंगे नेक्स्ट, वेलोसिटी कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, हाँ वेलोसिटी कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेशन, वेलोसिटी कैलकुलेट करके बताओ। वेलोसिटी कैलकुलेशन इसी के अंदर में है कि अगर ये बंदा टकरा रहा है नीचे की तरफ तो किस वेलोसिटी से, पूछा जा सकता है कि नहीं पूछा जा सकता है? तो वेलोसिटी कैलकुलेशन, अगर ये AC से नीचे जा रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? अगर मैं बोलूं ये S डिस्टेंस है तो ये एंगल क्या, कौन है रे? H है, ये क्या है हमारे पास में, थीटा है। कितनी बच्चे से तुम लोग दोस्ती करते हो क्या रे?
कौन है जो भाई है क्या? हमें लगा कि एक बच्चा है यहाँ पे, एक राठौर करके, तो उसका हम देखते, जब भी देखेंगे तो इतनी इतनी बच्चे से दोस्ती कर रखा है। हाँ, वो जब भी बातें करते देखेंगे वो इतनी इतनी बच्चे से ही बातें करते रहता है। तुम भी देखना, कभी ऑब्जर्व करना। हमने उसको बोला कि इतनी इतनी बच्चे से क्या बातें करते, तुम्हारा दिमाग अभी इतनी से है कि भरा हो। तो मेरे को लगा चलो जल्दी करो बच्चा, फटाफट करो, हो ही गया, बस 5 मिनट दे दो ना यार, खत्म कर देंगे। अरे बोलो ना यार, जल्दी से, क्या करेंगे? क्या बोल रहे हैं, बोलना। हवन करेंगे? हाँ, कुछ तो सॉल्व कर ले, क्या लगाएंगे बता दो। ऊपर इनिशियल वेलोसिटी जी, देख तुम लोग जानता क्या है ना, कुछ भी दिमाग तो लगा नहीं पाता है, और हम बोलते तो हंस। ये 0 टू AC के जगह पे G साइन थीटा बटा में 1 प्लस C इंटू S लिखेंगे क्या? 2GH बटा में 1 प्लस C का अंडर रूट हो जाएगा कि नहीं VC। अच्छा, ये H कैसे लिख दिया, समझ में आया तुम लोगों को? ये H कैसे लिख दिए, समझ में आया क्या? ये वाला बनेगा क्या, जिसके साथ एंगल बनाता है cos थीटा, ये तो S cos थीटा, और ये वाला क्या हो जाएगा S, अरे हो जाएगा कि नहीं, S साइन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसीलिए ये बदल गया। जल्दी से करो क्योंकि टाइम नहीं है, बहुत सारी चीजें करना है यार, क्या नहीं कर पा रहा है? अरे लिखना, किसके यादों में खो गया है? हो गया क्या? अच्छा, इसको ना एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। mgh इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, टोटल एनर्जी इनिशियल 1/2 mv², इसे भी कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, फटाफट करो। टाइम टू रीच द बॉटम, टाइम टू रीच द बॉटम, हाँ तुम रुके हुए हैं, लिखो ना, टाइम टू रीच द बॉटम, टाइम टू रीच द बॉटम। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एंजॉय करने का। द बॉटम, हाँ नीचे। अब सोचो, नीचे गिरना है तुमको, समझ में आया कि नहीं आया? तो नीचे गिराना है किसी को, अरे बोलो ना, नीचे गिराना है तो कैसे करेंगे? S डिस्टेंस है तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ। ये गलती से यहाँ पे 0 है तो 1/2 G प्लस, अरे G साइन थीटा बाई 1 प्लस C इंटू T² इज इक्वल टू S। अरे होगा कि नहीं होगा? अगर H के फॉर्म में हो तो H इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, S साइन थीटा, ये भी लिख सकते हैं, बट कोई जरूरत। अरे रुक रुक रुक, जो 2S इंटू 1 प्लस C बटा में G साइन थीटा का अंडर रूट बराबर T होगा कि नहीं होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? सोच ले जल्दी से। अब सोचना है, ये तो टी का इक्वेशन, अरे सारे इक्वेशन लिख दिए ना। आज की क्लास में जो जो चीजें पढ़े हैं 5 सेकंड दे, उसके बाद घर जाने की तैयारी में रहना, लेकिन पहले सोचना है। इस पे बेस कैसे क्वेश्चन आते हैं वो बताना चाहता हूँ। इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे दे देगा, अच्छा क्वेश्चन ये IIT का क्वेश्चन भी है और जेईई मेन में तो आते ही रहते हैं। दे देगा, बोलेगा डिश है, फिर बोलेगा रिंग भी हो सकता है ये, फिर बोलेगा ये सॉलिड स्फेयर भी हो सकता है, फिर बोलेगा ये कौन सा, हॉलो स्फेयर भी हो सकता है, ठीक है ना? ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। बोलेगा सबसे पहले कौन पहुंचेगा इनमें से, मतलब 4 हमने लिया, एक डिस्क लिया, एक हॉलो स्फीयर लिया, एक डिस्क लिया, हॉलो स्फीयर लिया, सॉलिड स्फीयर लिया, कौन सबसे पहले पहुंचे? अब मैं क्या बोलूं इसके अंदर, जिसका C सबसे ज्यादा होगा वो पहले पहुंचे, ज्यादा टाइम लेगा, और जिसका C सबसे कम होगा वो कम टाइम लेगा। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? कौन सा पहुंचेगा? बस जल्दी जल्दी करते चलो, पहले इतना तो कर लो, उसके बाद करवाते हैं। क्या ये टाइमिंग वाला गेम कर लोगे कि नहीं? अरे नहीं आया समझ में, बोलते
अजय टी का इक्वेशन ना भी लिखूं ना फिर भी हो जाएगा, फटाफट कर लो और खुद से लिख लेना सबसे पहले कौन पहुंचेगा। अच्छा वेलोसिटी सबका कैसा होगा? वेलोसिटी के अंदर में कोई सी का आया था क्या इक्वेशन? हाँ चलो नेक्स्ट, पहले ये समझ में आया ना, हॉलो स्फीयर सॉलिड स्फीयर कुछ भी दे दे तो कौन सबसे पहले जाएगा वो डिपेंड करता है किसके ऊपर में? नहीं, किसके ऊपर में? सबका मास सेम है, सबका रेडियस सेम है, सब चीज सेम है, तो किस पे डिपेंड करता है बोलो ना। ये यहां से ये भी तो देख सकता है, देख एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? जी साइन थीटा, अब बटा में क्या होता है? 1+, जिसका सी की वैल्यू सबसे ज्यादा वो सबसे कम उसका एक्सेलरेशन, और सबसे कम उसका एक्सेलरेशन तो सबसे लास्ट में जाएगा वो, तो रिंग का सबसे कम एक्सेलरेशन, क्योंकि रिंग का सी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। नहीं आ रहा है क्या? रिंग का सी सबसे ज्यादा होता है कि नहीं होता है? अच्छा सबसे कम किसका होता है? सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर का सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एक ही वैल्यू हो जाएगा, तो सबसे पहले कौन निकलेगा? सॉलिड स्फीयर। फिर कौन निकलेगा? हॉलो स्फीयर। फिर कौन निकलेगा? डिस्क। तब कौन? तो ये सारे क्वेश्चन बनते हैं, फटाफट कर लो। हो गया क्या? कोई दिक्कत है इसके ऊपर में? एक और इसके टाइप पे क्वेश्चन आते हैं वो भी करा देते हैं, उसके बाद जाओगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे। हमने भेज दिया है ग्रुप में। देखो सबसे पहले अभी जैसे कि रोलिंग मोशन अभी तुमने पूरा अच्छे से ठीक ठाक समझ में आया तुमको। अच्छा किसी चीज पे अगर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है ना, और तुम्हारा कोई भी दिमाग नहीं चल रहा है, तब एक चीज करने का होता है, लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कराना होता है। अभी मैंने ग्रुप में आईआईटी का क्वेश्चन भेजा है 10 या 12 रिसेंट वाला, उसके बाद में जेई का भेजा है, तो आप पहले आईआईटी पे के बार मत लग जाइएगा, नहीं तो सर फोड़ करके रोने लगिएगा, ठीक है ना। तो पहले जा कर करके किस पे लग जाइएगा? जेई मेन पे। आज के आज ही कर लीजिएगा, 12-15-20 क्वेश्चन होंगे, आपको समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है आता है। आईआईटी के क्वेश्चन भी हम आपको करा देंगे, और यहीं पे हमारा एक टॉप लिंक बच जाता है तो वो नेक्स्ट डे करेंगे। रुको 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 रुको, एक तो बातें करना, अरे बस 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे भाई, मैंने बोला ही था। कितना मिनट एक्स्ट्रा लेंगे? 5 मिनट, ज्यादा नहीं लेंगे। अब इस तरह से हमने स्फीयर बनाया है, ठीक है ना। ये हमारे पास में है θ1, ये है θ2, और ये है तेरे पास में θ3, और यहां से मैंने छोड़ा सॉलिड स्फीयर को छोड़ा है, ठीक है ना। सॉलिड स्फीयर को छोड़ा है, बोलो क्या होगा? किसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, किसका वेलोसिटी कम होगा? पहले हमको पूछा ऊपर से गिराना है, तो वेलोसिटी का इक्वेशन क्या होता है बताओ तो? 2gh 1+c होता है। अच्छा सोच के देख सर, थीटा से वेलोसिटी का कोई रिलेशन है क्या? ये पाथ 1 है, ये पाथ 1 है, पाथ 2 है, ये पाथ 3 है। बोल तीनों पाथ पे इसकी वेलोसिटी सेम होगी कि नहीं होगी? क्या है कि इसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? ये सोच के देखना। अरे वेलोसिटी पे डिपेंड करता है क्या? सॉरी थीटा पे डिपेंड करता है। वो एच में हमने बदल दिया ना, दोनों सबका हाइट कितना है? सेम है ना, सबका हाइट सेम है ना, इसका मतलब सबकी वेलोसिटी नहीं। समझ में आया? ये सब दिमाग की क्वेश्चन है, जिसमें क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे फंस जाते हैं और ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर में, पूछा जाता है। अभी रुक तो, जल्दी किस पे पहुंचेगा ये भी आएगा, पहले एक्सेलरेशन की बात करना, पहले एक्सेलरेशन की बात करना, फिर बातें करेंगे। बोल एक्सेलरेशन किसका ज्यादा होगा? तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? जी साइन थीटा बाई में 1+c। देखो सर c तो सब सॉलिड स्फीयर ही है। अरे नहीं समझ में आ रहा क्वेश्चन? अरे एक बार इसके ऊपर में, एक बार इसके ऊपर में, एक बार इसके ऊपर में, तीनों पे एक ही सॉलिड स्फीयर को मतलब नीचे गिरा रहे हैं, तो कौन पहले गिरेगा, कौन बाद में गिरेगा, किस पे सबसे पहले गिर जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि नहीं है? किस पे वेलोसिटी किसका ज्यादा होगा? तो सब पे वेलोसिटी तो सेम होगा, हाइट सेम है तो हो गई। अब देख थीटा जिसकी ज्यादा होगी, जिसकी ज्यादा थीटा होगी, क्या उसकी वैल्यू एक्सेलरेशन ज्यादा होगी कि नहीं होगी?
नहीं आ रहा है। साइन थीटा की वैल्यू आगे जाने पे बढ़ता है या घटता है? साइन थीटा की वैल्यू आगे जाने पे बढ़ता है, तो थीटा जिसकी ज्यादा होगी उसकी क्या होगी? ज्यादा। तो थीटा किसकी ज्यादा है? बोल जल्दी से। तो इसकी ज्यादा एक्सेलरेशन होगी कि नहीं होगी? अरे समझ में आ रहा तुम लोगों को? क्यों? क्योंकि देखना ए जो है, सब चीज जब आइडेंटिकल है तो ये किस पे डिपेंड करेगा? साइन थीटा पे। अरे नहीं आ रहा है तुमको? इसी तरह से अब बताओ टाइम का रिलेशन बताओ। टाइम के लिए कौन सबसे पहले जाएगा? तो जिसकी एक्सेलरेशन थीटा 3। क्यों? हाँ, या ऐसे भी बोल सकते हैं जिसका एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर में नीचे a आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो बोल जल्दी से कौन सबसे पहले जाएगा? थीटा। अब कौन जाएगा? फिर कौन जाएगा? नहीं आया। आया कि नहीं आया? कर लो बच्चा ये सब। इन सब टाइप का क्वेश्चन आता है। एक बार जस्ट मैं देख लेता हूँ तुम्हारे मतलब सीट में कुछ बच गया। मैंने रोलिंग मोशन पढ़ा ही दिया, ये एक्सेलरेशन पढ़ा ही दिया, आज फोर्स निकालना बता ही दिया, सब बता दिया है। कोशिश करो। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर में ना कभी आता स्लाइडिंग मोशन लिख करके आएगा और कभी आएगा रोलिंग मोशन लिख करके। स्लाइडिंग का मतलब ऐसे, रोलिंग का मतलब रोल करते हुए, वो ध्यान। अच्छा, स्लाइडिंग मोशन होगा तो ओमेगा की कहानी नहीं होगी। अब सुनना मेरी बात, पहले बात को समझ लो बच्चा। अरे ये सब तो लिख लेना, लिख लिए क्या? देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा मैं बताता हूँ। रोलिंग मोशन होगा, लिख करके आएगा, चाहे कुछ भी आएगा, तो उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी जो होगा 1/2 mv² प्लस 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। ये हमने पढ़ा रखा है, आप लोग संडे को नहीं आए थे जिस दिन। अब उसकी भरपाई तो करना पड़ेगा ना कुछ। ठीक है, उसके बाद में फिर हमने पढ़ा दिया था कि लीनियर एंगुलर मोमेंटम लिखना हो तो COM के थ्रू एंगुलर मोमेंटम प्लस में MVR लिखते हैं। तो इन सब का कंबाइंड करके इस पे क्वेश्चन बनते हैं, और हमने 25 क्वेश्चन के आसपास में आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रखा है PYQ। पहले आज जा करके उसको ट्राई मारिएगा। देखिए मैं पहले बता रहा हूँ, आप फर्स्ट अटेम्प्ट मारिएगा क्वेश्चन सॉल्व करने का, यहाँ से जाके पढ़ करके आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। तो अब क्या करेंगे सर? क्वेश्चन जब सॉल्व नहीं होंगे तो हम तो रोएंगे सर? नहीं, रोना नहीं है। क्या